नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से सक्षम अकादमी में। जो सेट रह गया था हमारा 25 जो ऑनलाइन सेट था उसका जो जीएस का पोर्शन है, जीएस और रीजनिंग का, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 तक आपका उत्तराखंड और हिंदी का सेक्शन था। इसमें 56 आता है, दसरागी युग का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल से मिलता है। तो जो दसरागी युद्ध था उसका जो वर्णन मिलता है आपको ऋग्वेद के 7वें मंडल से मिलता है। आपको पता होगा कि यहाँ पर कौन सी नदी थी, परोसनी नदी थी, परोसनी नदी। और परोसनी नदी थी वो किसका प्राचीन नाम था, रावी नदी का। तो रावी नदी के तट पर ये युद्ध हुआ था। एक शासक था सुदास, एक शासक था आपके पास कौन, सुदास, और 10 जनों के बीच जो है ये युद्ध हुआ था जिसमें सुदास की विजय हुई थी। इसके साथ साथ ऑप्शन आपके पास और है, जो 9th है, 9वां मंडल है, उसको सोम देवता को समर्पित किया गया है। 9वां जो मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। और यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन है 8वां मंडल। तो कई बार क्वेश्चन आता है, आपने पढ़ा होगा कि 8वें मंडल की जो ऋचाएं हैं, उसमें जो ऋचाएं लिखी गई हैं, जो श्लोक उसमें लिखे गए हैं, उनको खिल कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। निम्न में से कौन से जैन तीर्थंकर अपने क्रम से सही सुमेलित नहीं है। क्रम से नहीं होना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए था क्या कि अपने चिन्ह से सही सुमेलित नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास अजितनाथ। तो अजितनाथ का चिन्ह क्या था, हाथी। अगर जैन तीर्थंकरों की बात करें तो सबसे पहले जो तीर्थंकर मिलते हैं हमारे पास कौन है, ऋषभ देव। इसके अलावा आपके पास जो मुख्यतः जो पूछे जाते हैं, आपको सीक्वेंस नंबर 21, 22, 23, 24 जो तीर्थंकर उनका पता होना चाहिए। नेमिनाथ है 21 में, 22 में है अरिष्टनेमी, 23 पे आपके पार्श्वनाथ, 24 में कौन है आपके महावीर स्वामी। एक और क्वेश्चन आता है कि किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो आपका यहाँ पर अरिष्टनेमी और आपका ऋषभ देव, जो ऋषभ देव क्या थे, प्रथम जैन तीर्थंकर थे, इन दोनों का उल्लेख इसमें मिलता है, ऋग्वेद से भी प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 58 आता है आपके पास, सातवाहन वंश का संस्थापक था। तो जो सातवाहन वंश का जो संस्थापक था, ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास सिमुक। जो ब्राह्मण साम्राज्य थे वो शुरू हुए आपके कहां से, शुंग वंश से। आपको पता होगा कि शुंग वंश की स्थापना किसने करी, शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। और इसकी जो राजधानी थी वो थी आपकी कहां, विदिशा। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग से कुछ क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। इसने जो इंडो ग्रीक शासक था मिनांडर, तो मिनांडर को पराजित किया था, मिनांडर को। उसके बाद इसके दरबार में पतंजलि थे, पतंजलि की सहायता से इसने कुछ अश्वमेध यज्ञ भी वहां पर संपन्न करवाए। और एक भरभूत स्तूप भी मिलता है किसका, पुष्यमित्र शुंग का। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं आता ज्यादा, अंतिम शासक आता सीधे सीधे। तो कौन था अंतिम शासक आपके पास, देवभूति था। और देवभूति की हत्या करता है कौन, वासुदेव। और वासुदेव यहाँ पर कर्ण वंश की स्थापना करता है, कर्ण वंश की नींव यहाँ से पड़ती है। फिर से कर्ण वंश का अंतिम शासक था कौन, सुशर्मा। और सुशर्मा को मारता है कौन, सुशर्मा की हत्या करता है आपका सिमुक। और सिमुक जो है किसका संस्थापक था, आपका सातवाहन वंश का। सातवाहन वंश से कुछ क्वेश्चन बनते हैं एक आध, कि हाल और गुणाढ्य, सातवाहन शासकों के दरबार में क्या थे, 2 लेखक थे। हाल ने जो पुस्तक लिखी वो है गाथा सप्तशतक, और गुणाढ्य की है वो है बृहत कथा। इसके बाद सातवाहन साम्राज्य, सातवाहन काल से ही ब्राह्मणों को भूमिदान देने की जो प्रथा थी उसका प्रारंभ हुआ था। दूसरा यहाँ पर आती है अमरावती कला का विकास हुआ है, जो मूर्तिकला से संबंधित है, अमरावती कला। उसके बाद जो भाषा थी इनकी, सातवाहन शासकों की भाषा थी प्राकृत, और जो लिपि थी वो क्या थी आपकी, ब्राह्मी। सातवाहन शासक या सातवाहन वंश को उत्तर भारत व दक्षिण भारत के बीच में सेतु का कार्य करने वाला भी माना जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और चीजें आती हैं, जैसे सातवाहन से आता है कि सातवाहन शासकों के सिक्के किस धातु के थे। तो वो थे किसके, लेड यानी शीशे के, उनके सिक्के यहाँ पर प्रचलित थे। एक शासक आता है यहाँ पर सातकर्णी। सातकर्णी को क्या कहा गया यहाँ पर, दक्षिणापथ का स्वामी। दक्षिणापथ का स्वामी कहा गया किसको, सातकर्णी को। ऐसे एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि जो सातवाहन साम्राज्य था वो क्या था, मात्र सत्तात्मक यहाँ पर साम्राज्य था। मात्र सत्तात्मक क्यों था, कैसे पता चलता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि इस वंश के जो शासक थे उनके आगे उनकी माता का नाम भी जुड़ा होता है, गौतमी पुत्र बरसरी, गौतमी पुत्र वल्लभी, है ना। तो इनको मात्र सत्तात्मक यहाँ पर माना गया है।
क्वेश्चन नंबर 59 आता है हमारे पास कि मुगल काल में परगने का प्रमुख अधिकारी से संबंधित पद कौन सा था? तो वो कौन था आपका? सिकदार। जो परगने का प्रमुख अधिकारी था वो क्या था? सिकदार। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कोतवाल। कोतवाल क्या हो गया? नगर प्रमुख। आपका यहाँ आता है यहाँ पर दीवान। तो दीवान क्या था? दीवान था प्रांतीय राजस्व का प्रधान था। जो प्रांत में जो राजस्व एकत्रित होगा उसका जो प्रमुख था वो कौन था? दीवान। आमिल था किसानों पर लगान आरोपित करने वाला। ये जो है वो किसानों से विचार विमर्श करके क्या था इसका काम? लगान को आरोपित करना था, लगान का निर्धारण करना था। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ पद आते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है आपको। एक आता है बख्शी, एक आता है मीर बख्शी। अब जो बख्शी था वो था, दोनों सेना नायक थे। ये था प्रांतीय सेना का, प्रांतीय सेना प्रमुख, और ये कौन था? केंद्रीय सेना प्रमुख। तो ध्यान रखना, अगर मीर लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका? केंद्रीय सेना प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 60 है आपके पास। टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम किसके समय पारित हुआ? तो जो टेनेंसी एक्ट था ये हुआ था आपका हेस्टिंग्स के समय। 1822 में इसको पारित किया गया था। हेस्टिंग्स के समय अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1814 से 16 के मध्य नेपाल के साथ युद्ध होता है, और 1816 में संगोली संधि होती है। किसके साथ? नेपाल के साथ जो संगोली संधि यहाँ पर संपन्न होती है। दूसरा ऑप्शन है एक हमारे पास एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट। तो इसके समय प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26 के मध्य, और 26 में ही वर्मा के साथ कौन सी संधि हुई थी? यान्डबू की संधि, यान्डबू। और 1824 में जो है बैरकपुर सैन्य विद्रोह इसी के समय क्या हुआ था? घटित हुआ था। एक और है आपके पास ऑप्शन में मिंटो प्रथम। तो मिंटो प्रथम से ज्यादा कुछ नहीं, एक चीज ध्यान रखना कि 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। किसके साथ हुई थी? रणजीत सिंह के साथ संपन्न हुई थी। ऑप्शन 4 है आपके पास विलियम बेंटिंग। तो विलियम बेंटिंग के बारे में ध्यान रखना, यहाँ पर जो प्रमुख क्वेश्चन बनते हैं 1829 में सती प्रथा का इन्होंने अंत किया था राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में या उनकी सिफारिश पर। ठगी प्रथा का अंत किया था 1830 में। 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज और शिशु बालिका हत्या पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। एक इन्होंने मेकाले की अनुशंसा पर जो है अंग्रेजी को जो है बेसिक शिक्षा का आधार भी माना था। इन्हीं के समय जो है मेकाले की अनुशंसा लाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास। 1857 की क्रांति को किस भारतीय इतिहासकार ने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा? तो वो कहा किसने? LER रीज ने। तो रीज एक यहाँ पर इतिहासकार मिलते हैं, इन्होंने क्या कहा इसको? ईसाइयों के विरुद्ध धार्मिक आंदोलन की संज्ञा दी। इसके अलावा आपके पास कुछ यहाँ पर इतिहासकार हैं जिन्होंने इसको अलग अलग तरीके से इसका वर्णन किया है। पहला आता है यहाँ पर कि एक यह जो यह जो आंदोलन था एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। ये कहा किसने? BD सावरकर ने। दूसरा आता है धार्मिक रूप से प्रारंभ होकर स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। ये किसने कहा था? SN सेन ने। तीसरा आता है कि ये आंदोलन न तो पहला, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये था आपका कौन? RC मजूमदार। अगला आता है सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष। ये कहा था TR होम्स ने। और एक और है यहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र। तो ये कहा था किसने? जेम्स आउटरम और W टेलर ने जो है इसको कहा था। तो आप नोट कर सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 62 आता है ब्रह्मांड उत्पत्ति का दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो जो दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो क्या था? एलन संडेजा। डॉक्टर एलन संडेजा। इसके अलावा आपके पास जो ऑप्शन में है ब्रह्मांड उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है स्फीति सिद्धांत दिया था अलेन गुथ ने। एक है आपके पास साम्यावस्था या स्थिर अवस्था संकल्पना, इसको दिया था किसने? थॉमस गोल्ड ने और हरमन बॉडी। एक और आता है आपके पास महाविस्फोटक सिद्धांत जिसको बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। तो वो था किसका? जॉर्ज लेवेंथेयर। इसको ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा एक अवसादी चट्टान का उदाहरण है? तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन 4 थे चूना पत्थर, वो अवसादी का उदाहरण है। कुछ यहाँ पर है जो सेलों के प्रकार हैं। आग्नेय सेल के अंतर्गत आता है आपका ग्रेनाइट, साइनाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट और बिटुमिनस कोयला। ये बिटुमिनस कोयला है, ध्यान रखना। अगला आता है आपके पास कायांतरित में क्वार्टजाइट, सपिंड, सिस्ट
स्लेट, संगमरमर और आपके क्या आता है एंथ्रेसाइट कोयला आपका यहाँ पर आ जाता है। अगला आपके पास अवसादी में आता है सपिंड, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल और लिग्नाइट कोयला आपका किस में आ जाएगा, आपका अवसादी चट्टानों में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस महासागरीय जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है। तो यह आपका कौन सा गल्फ स्ट्रीम जो आपका मैक्सिको की खाड़ी से शुरू होकर पश्चिमी यूरोप तक जो है आती है। तो अब जब इसको गर्म कंबल बोलते हैं तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, गर्म जलधारा होगी, है ना। ऑप्शन सेकंड कनारी और फॉकलैंड आपकी जो शीत जलधाराएं हैं, और ऑप्शन फोर्थ में जिब्राल्टर, ये तो एक जल संधि है जो भूमध्य सागर और अटलांटिक को क्या करती है, आपस में जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 65 है आपके पास, गिब्सन मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो जो गिब्सन मरुस्थल वो आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के अन्य देखना यहाँ पर ग्रेट विक्टोरिया हो गया, सिम्पसन हो गया, गिब्सन और स्टुअर्ट, ये कहाँ है आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। गोबी हो गया आपका मंगोलिया में, कालाहारी बोत्सवाना अफ्रीका, तकलामगान हो गया आपका चीन, आटाकामा चिली, ध्यान रखना कभी कभार चिली ना आकर सीधे सीधे क्या आता है दक्षिण अमेरिका। पेंटागोनिया हो गया अर्जेंटीना में, सहारा, लीबिया और नूबियन ये हो गया आपके कहा अफ्रीका में, और साथ साथ में अरब अल खाली और नाफूद ये कहा हो गया आपके अरब में। ध्यान रखना कई बार आता है क्वेश्चन कि कौन सा महाद्वीप ऐसा है जहां पर एक भी मरुस्थल नहीं है, तो है आपका कौन सा, यूरोप महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारे पास, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जो जल संधि जोड़ती है वो है कौन, आपका हारमुज। ऑप्शन सेकंड था आपका यहाँ पर। ऑप्शन फर्स्ट जो बासफोरस है वो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है आपस में, जोड़ती है आपस में। जो जिब्राल्टर है वो अभी बताया मैंने भूमध्य सागर और अटलांटिक को, इसको भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। फोर्थ है आपका बॉस, तो बॉस जो जल संधि है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तस्मान सागर और दक्षिण सागर को क्या करती है, आपस में जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 67 है, नाल्को नामक एल्यूमिनियम कंपनी किस देश की सहायता से स्थापित है। जो नाल्को है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है जो आपके पास फ्रांस की सहायता से स्थापित की गई है। कुछ एल्यूमिनियम कंपनियां यहाँ पर हैं, बाल्को सोवियत रूस की सहायता से है, ऐसे ही नाल्को फ्रांस हो गया, हिंडाल्को यूएसए, इंडाल्को हो गया कनाडा, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, हिंडाल्को इंडाल्को। लास्ट आपका एक वेदांता ये है किसकी सहायता से, जर्मनी की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 68 आता है, गणतंत्र शब्द का अर्थ ऐसे राष्ट्र है जिसका सर्वोच्च प्रमुख, इसका आंसर है सर्वोच्च प्रमुख जिसका क्या होता है, निश्चित समय के लिए चुना जाता है। जिस राष्ट्र का सर्वोच्च प्रमुख जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है एक निश्चित समय के लिए, तो उस राष्ट्र को बोला जाता है क्या, गणतंत्र। तो भारत क्या है, गणतंत्र राष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारे पास, बाल अधिकारों के संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना। तो इसकी जो स्थापना हुई वही 2007 में आपका जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे थे उनके लिए अनिवार्य शिक्षा, उनकी बाल मजदूरी से उनको रोकने के लिए जो है इसका गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों को न्याय संगत नहीं माना गया। ध्यान रखना जो डीपीएसपी है हमारे पास, जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आपका न्याय संगत नहीं है, मतलब उनको लेकर कोई न्यायालय नहीं जा सकता है। तो इसका जो उल्लेख है वो है आर्टिकल 37 में। ऑप्शन आपके पास कुछ और है 40, 38 और 36। जो 40 है उसमें क्या है आप सबको पता होगा, पंचायतों का गठन। 38 ध्यान रखना इसको डीपीएसपी का केंद्र भी कहा गया है। इसमें क्या है, कल्याणकारी योजनाओं के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। और जो आपका 36 है वो आपका भाग 4 में, मतलब डीपीएसपी वाले भाग में जो राज्य शब्द है उस शब्द की परिभाषा दी गई है, उस शब्द को परिभाषित करता है जो राज्य शब्द है वो किस किस के लिए जो यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ध्यान रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारे पास, निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो इसका जो आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन सी, फखरुद्दीन अली अहमद। ध्यान रखना दो हमारे राष्ट्रपति ऐसे थे भारत में जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। पहले थे जाकिर हुसैन 1969 में इनकी मृत्यु हुई थी, दूसरे थे फखरुद्दीन अली अहमद 1977 में। कई सारे क्वेश्चन बनते हैं राष्ट्रपति से, जैसे आपका आएगा कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति। आपको पता है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति कब नियुक्त किया जाता है, जब राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से क्या हो जाए, कहीं पर रिक्त हो जाए। तो यहाँ पर फिर कौन कार्य करता है, आपका कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो पहले थे आपके वीवी गिरी। जब 1969 में जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी तो तब वीवी गिरी क्या बने थे, पहले कार्यवाहक बने थे। फिर होता क्या है कि 71 में वीवी गिरी को चुनाव लड़ना होता है, तो लाभ का पद था बिल्कुल, तो उनको लाभ के पद पर नहीं रहना होता, तो वो इस्तीफा दे देते हैं। अब ना तो राष्ट्रपति है ना उपराष्ट्रपति है, तो अब कौन बनेगा, अब बनेगा आपका जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है।
तो यह ध्यान रखना कि एकमात्र न्यायाधीश हैं अभी तक जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, वो कौन है आपके एम हिदायतुल्ला, और दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद के बाद वीडी जत्ती जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। इस प्रकार देखा जाए तो 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति हो गए हमारे पास। पहला हो गया वीवी गिरी, दूसरे हो गए आपके पास एम हिदायतुल्ला, और तीसरे हो गए वीडी जत्ती। कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि किस राष्ट्रपति का जो है जो मतगणना है वो दूसरे चरण में गई थी, तो वो है आपके वीवी गिरी। प्रथम गैर कांग्रेसी वो भी है आपके कौन, वीवी गिरी। निर्विरोध किसको चुना गया, वो है आपके कौन, नीलम संजीव रेड्डी। और इसी के साथ एक और आता है कि जेबी वीटो का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो वो किया था किसने, ज्ञानी जैल सिंह ने। पिछड़े वर्ग से चुने जाने वाले पहले कौन है, KR नारायण। चलो अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है हमारे पास, कैबिनेट के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो ध्यान रखना जो कैबिनेट के अंतर्गत शामिल होते हैं वो केवल और केवल कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं हमारे पास, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इनमें से जो कैबिनेट मंत्री हैं वो केवल और केवल कैबिनेट मंत्री कैबिनेट में क्या करते हैं, आपके भाग लेते हैं। इनकी जो बैठक होती है उसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। और जो आपके पास उप मंत्री होते हैं वो प्रशासनिक कार्यों की देखरेख के लिए जो है विभागों में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा द्वारा ही उठाया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, वैसे तो एक है लेकिन 2 विधेयक हमारे पास ऐसे हैं। एक तो हो गया आपका कौन सा, धन विधेयक, दूसरा हो गया कौन सा आपका, वित्त विधेयक। तो ये केवल केवल किसके द्वारा, लोकसभा द्वारा शुरू किए जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जो सदन में ये बिल आता है तो ये आता है वित्त विधेयक के रूप में। अब जब वित्त विधेयक के रूप में आ गया कहां पर, लोकसभा में आ गया। अब लोकसभा अध्यक्ष के पास एक शक्ति होती है कि ये जो है क्या करता है, इस वित्त विधेयक को धन में भी परिवर्तित कर सकता है और इसको वित्त का वित्त भी रहने दे सकता है। अगर ध्यान रखना, इस वित्त विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष ने धन विधेयक कर दिया तो इसमें फिर जो राज्यसभा है उसके पास कोई भी अधिकार नहीं रहता है। 14 दिन उसके पास रहते हैं, तो 14 डेज में उसको क्या करना है, या तो उसको पास करना है या तो उसको वापस किसी भी हालत में उसको देना है। अगर 15 दिन होता है तो वो स्वतः ही पास मान लिया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना, कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान भी नहीं है। लेकिन अगर ये विधेयक वित्त विधेयक ही रहता है तो राज्यसभा जो है ना इसको अस्वीकार भी कर सकती है, और यहाँ पर क्या है, विवाद की स्थिति में संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है। तो ये थोड़ा सा फर्क है इन दोनों में। 3 आर्टिकल है हमारे पास जिनको केवल राज्यसभा क्या करेगी, शुरू करेगी। आपका हो गया 67, 249 और 312। देखो इनमें क्या है, 67 में है उपराष्ट्रपति पर महाभियोग। क्यों इसको राज्यसभा के पास दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। ऐसे ही 249 में है, अगर राज्य सूची के किसी विषय पर केंद्र अगर कानून बनाना चाहती है तो शुरू कौन करेगा, आपका राज्यसभा शुरू करेगा। ऐसे ही 312 में क्या है, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं। अगर किसी प्रशासनिक सेवा का क्या करना है, सृजन करना हो, कोई प्रशासनिक सेवा ऐड करनी हो तो वो भी शुरू कौन करेगा, आपका राज्यसभा। अब ध्यान रखना यहाँ पर क्या था, अगर धन विधेयक हो जाता तो कोई अधिकार राज्यसभा के पास नहीं था, लेकिन ये पास करने दोनों सदन के अनिवार्य है। लेकिन शुरू कौन करेगा, आपका केवल राज्यसभा, और इन दोनों को शुरू कौन करेगा, आपका लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारे पास, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन का विकास को प्राथमिकता दी गई थी। तो इसका आंसर है आपका 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो है मानव संसाधन का विकास को प्राथमिकता दी गई है। के अलावा आपके पास ऑप्शन फर्स्ट में 7वीं पंचवर्षीय योजना है। इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो भारत में है शून्य आधारित बजट किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ, तो वो था आपका कौन सा, 7वीं पंचवर्षीय योजना। यहाँ पर ध्यान रखना, जो 6ठी पंचवर्षीय योजना है उसमें कुछ कार्यक्रम जो है शुरू हुए। यहाँ पर समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये हुआ था 1980 में, ट्राइजेम। इसके मैं पिछले पेपर में भी एक में बता चुका हूँ, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ऐसा कुछ इसकी फुल फॉर्म है। 1979 में ड्वाकरा, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम 1982 में। और ऐसे ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना आएगी तो 1980 में इसको प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन वही आपका 75, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, तो ये आपका यहाँ पर हो गया 1980 में है। क्वेश्चन नंबर 76 आता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष की गई। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसकी स्थापना 1875 में स्टॉक एक्सचेंज ऑफ मुंबई के नाम से की गई थी, और 2002 में इसका क्या हुआ, ये नाम हुआ। जो एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, 1991 में एक समिति का गठन हुआ था, फेरवानी समिति। उस समिति की सिफारिश पर जो है इसका इसके बाद गठन किया गया।
क्वेश्चन नंबर 77 है हमारे पास, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ? पुणे में। कुछ चीजें आपके पास है सामने स्क्रीन पर, इनको आप जो है देख सकते हो यहां पर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास 78, निम्न में से किस समिति का संबंध कृषि एवं ग्रामीण साख के विस्तार से थी? तो जो कृषि एवं ग्रामीण साख के विस्तार से जो समिति थी वो थी आपकी कौन सी? BS व्यास समिति। ऑप्शन 4 है आपका आंसर। इसके अलावा कुछ समितियां आपके पास यहाँ पर हैं। जो एस पारिक समिति वो पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण से संबंधित थी। एस तारापुर थी वो रुपए का पूंजी खाते में परिवर्तनीयता से क्या थी? संबंधित थी। एक सच्चा समिति आती है कि मुस्लिम समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79 आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये इसका आंसर है आपका विद्युत सेल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन सेकंड है विद्युत बल्ब, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा में परिवर्तित करता है। सी है आपके पास विद्युत मोटर, ये विद्युत ऊर्जा को क्या करता है आपका? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और फोर्थ है आपके पास सोलर सेल, तो ये सौर ऊर्जा को किस में परिवर्तित करेगा? विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारे पास, BCG का टीका किस रोग से सुरक्षा प्रदान करता है? तो जो BCG का टीका है वो आपका तपेदिक मतलब टीबी से सुरक्षा प्रदान करता है। एक OPV आता है, OPV, ये आपका किससे? पीलिया से सुरक्षा प्रदान करता है। एक आपका कौन सा आता है? DPT आता है। तो DPT किससे? डिप्थीरिया। जो आपका DPT है वो किससे? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारे पास, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा गया है? तो जो प्रथम राष्ट्रवादी कवि थे वो थे विवियन डेरोजियो। जो ऑप्शन फर्स्ट में आपके काजी नजरुल इस्लाम, ध्यान रखना। जो काजी नजरुल इस्लाम थे उनको विद्रोही कवि के नाम से भी जाना जाता है। और जो रविन्द्रनाथ ठाकुर है आपके विश्व कवि, कवि गुरु और गुरुदेव की संज्ञा इनको दी गई है। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारे पास, ईसाई मिशनरियों के लिए तरुण स्त्री सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? ये था आपका 1819 में, 1819 में कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 83 है हमारे पास, भारत में आयोडीन विकार नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था आपका 1962 में। कुछ कार्यक्रम, कुछ रोगों से संबंधित कुछ कार्यक्रम आपके स्क्रीन पर हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 84 है हमारे पास, उड़ीसा का तालचेर क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जो तालचेर क्षेत्र है उड़ीसा का वो किसके लिए है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। वहां पर उड़ीसा में लोहा, उड़ीसा में लोह अयस्क के लिए एक आपको पता होगा बादाम की पहाड़ियां, वहां पर बादाम। एक सिंह भूमि आता है, सिंह भूमि। तो जो सिंह भूमि है आपको कहाँ है? आपका झारखंड में है। और ये किस चीज के लिए? लोह अयस्क के लिए ये भी यहाँ पर फेमस है। एक आपका आता है जादूगोड़ा। तो जादूगोड़ा कहाँ है? ये भी है तो झारखंड में ही, लेकिन किस चीज के लिए है? ये यूरेनियम के लिए। यूरेनियम के लिए क्या है? प्रसिद्ध है जादूगोड़ा। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, कई बार बता भी चुका हूं मैं, बादाम और बाबा बूदन की पहाड़ी में क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाता है। जो बादाम है वो उड़ीसा में है और बाबा बूदन की पहाड़ियां वो कहाँ है? आपका कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 85 है हमारे पास, कृषि कीमत आयोग, जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है उसका गठन, तो उसका गठन हुआ था आपका 1965 में। क्वेश्चन नंबर 86 है हमारे पास, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय कौन सा अलाइन होते हैं? तो जो टेक्स्ट होते हैं वो लेफ्ट अलाइन होते हैं। लेफ्ट अलाइन का मतलब ये है कि अगर आप वर्ड पर टाइप कर रहे हो तो आप टाइप कर रहे हो तो वो अक्षर कहाँ लिखा जाता है? जो वो झिलमिलाती रेखा रहती है उसके कहाँ? लेफ्ट की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 87 है, इंटरनेट से जुड़ने वाला पहला भारतीय तीर्थ स्थल। तो जो पहला भारतीय तीर्थ स्थल इंटरनेट से जुड़ा था वो था आपका कौन? वैष्णो देवी मंदिर। और वैष्णो देवी किस शिखर पर स्थित है? त्रिकुटा शिखर पर स्थित है वैष्णो देवी। क्वेश्चन नंबर 88 है हमारे पास, निम्न में से कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता? तो जो कंप्यूटर है वो आपका अंडरस्टैंडिंग, कोई समझने का कार्य नहीं करता है। 89 है, कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो जो कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया वो आपका बूटिंग कहलाती है। एक ऑप्शन है यहाँ पर रीबूटिंग, तो रीबूटिंग वही हो गया, मतलब उसको रिफ्रेश करना। आपके फोन में भी एक ऑप्शन होगा रीबूट करना, तो रीबूट का मतलब होता है उसको क्या करना? रिफ्रेश करना। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारे पास, वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन कहाँ उपलब्ध होता है? तो जो रिप्लेस ऑप्शन है वो आपका एडिट मेन्यू में
एडिट मेन्यू में होता है। एडिट मेन्यू में इसके अलावा आपका कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह सब यहीं पर होता है। फाइल मेन्यू ऑप्शन फर्स्ट है, वहां पर आपका सेव, सेव एज, प्रिंट, हेल्प, ये सारी चीजें कहाँ पर होंगी, फाइल मेन्यू में। और आपका जो व्यू मेन्यू आता है वहां पर आपका रूरल बार वगैरह, आपका जूम वगैरह सब आपको वहां पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 91 है हमारे पास रीजनिंग का। आपको सीरीज दे रखी है और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर पता करना है कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले इसका सीधे सीधे डिफरेंस निकालो। और कितना आ गया इसका, 16 आ जाएगा। 27 से 40 का कितना आ जाएगा, 13। 17 से 27 हो गया कितना, 10। 10 से 17 कितना हो गया, 7। तो यहाँ पर कितना होगा, देखो इसकी सीरीज कैसे बन रही है, कितना प्लस हो रहा है यहाँ पर, +3, यहाँ पर भी +3, यहाँ पर भी +3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, +3 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। और 10 में से 4 जाएंगे तो 4 चले जाएगा। और 10 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 6 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है हमारे पास। उत्कर्ष की आयु अपने पुत्र विमर्श से 6 गुनी है। 4 वर्ष बाद उसकी उम्र विमर्श से 4 गुनी हो जाती है। दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। अभी वर्तमान आयु एग्जाम्पल आप मतलब जो वर्तमान आयु निकाल लेंगे वो आप ऑप्शन से कर सकते हो सीधे सीधे। मैं सीधे थर्ड ऑप्शन लेता हूं, कैसे करना आपको। जैसे माना मैंने वर्तमान में 36 और 6 रखा, ये क्या बोल रहा है कि 6 गुनी, तो वैसे भी ये क्या बोला कि 4 वर्ष बाद उसकी उम्र विमर्श से 4 गुनी हो जाएगी। 4 वर्ष बाद इसकी कितनी होगी, देखो यहाँ पर 36 से 4 + 4 करके कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसकी +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो सीधे सीधे कितनी 4 गुनी हो रही है ना, 10 देखो 40। तो आपका ऑप्शन सी है यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। आप और ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 36 और 6। क्वेश्चन नंबर 93 था आपके पास। आपको विषम विकल्प ढूंढना था, तो ये तो शायद आपका हो ही गया होगा क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं था। आपका कुछ भी नहीं था, थोड़ा आगे पीछे कर रखा था। ऑप्शन थर्ड जो है ए एन बी ओ, ये आपका वहां पर इनके औरों के हिसाब से नहीं बन रहा था। क्वेश्चन नंबर 94 में आते हैं। यदि बीता हुआ परसों शनिवार था, बीता हुआ परसों शनिवार था, माना ये क्या है, आज है। बीता हुआ कल हो गया, बीता हुआ परसों, ये क्या हो गया आपका, शनिवार हो गया। तो आने वाला परसों क्या होगा, ये आने वाला कल, आने वाला परसों। ये शनिवार था तो ये हो जाएगा रविवार, आज क्या हो जाएगा सोमवार, कल होगा मंगल, और परसों क्या हो जाएगा आपका बुधवार हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 95 है आपके पास। सीरीज दे रखिए 5, 41, 149, 329 और क्वेश्चन मार्क। यहां पर देखो ये किया कैसे किया है कि 0 का स्क्वायर प्लस 5 किया गया है। फिर से यहाँ पे कितना किया गया है आपका, 6 का स्क्वायर प्लस 5, फिर यहाँ पर 12 का स्क्वायर प्लस 5, फिर यहाँ पर 18 का स्क्वायर प्लस 5, और फिर यहाँ पर कितने का हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे 0 हो गया, 0 से 6, 6, 6, 12, 6, 18, 6, 24। तो 6 के गैप से क्या कर रखा है हमने, 6 के गैप से क्या हो रखा है, यहाँ पर स्क्वायर हो रखा है और प्लस 5 सब में ऐड हो रखा है। तो 24 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 576, और 576 में अगर 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 581। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या था, इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 96 हमारे पास। 3 दोस्त मनोज, ऋतिक और मोहन की औसत आयु 25 है। अब देखो दोस्त कितने हैं, 3, आयु कितनी है 25, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पर 25 या 75। ये क्या बोल रहा है कि यदि मनोज और ऋतिक की आयु का औसत 28 है, 28 है किसका, 2 का है ना, तो 28 में कितना हो जाएगा 56। तो ये बोल रहा है कि तीसरे की आयु क्या होगी, तो सीधे सीधे इसमें से माइनस कर दो, यहाँ पर आपका 19 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है आपके पास। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 75, 80 व 135 के भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष कितना बचता है, 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लघुत्तम समापन, लास्ट आपर जिसको बोलते हैं वो निकालेंगे यहाँ पर। तो आपको सबको पता होना चाहिए वो कैसे निकलता है, किससे हो जाएगा, पहले भाग देंगे हम 2 से, 75 ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 40, यहाँ पर भी 135 ऐसे ही आ जाएगा आपके पास। फिर से 2 से करोगे तो कितना जाएगा 75 भी रहेगा, ये 20 हो जाएगा, ये 135 भी रहेगा। और फिर से 2 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा 75 भी रहेगा, ये आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये 135 ही रहेगा। फिर से 2 आ जाएगा 75, 5 और 135। 2 के बाद आपको पता है किसका भाग देंगे हम, 3 का। तो 3 का देंगे तो 75 किसका आ जाएगा 25, 25 दिया 75, 5 ऐसे ही आ जाएगा। 135 अगर आप करोगे 3 से तो इसका आ जाएगा 45, 45 या 135। फिर आपको किससे करना है, 3 से जा रहा है, फिर जा रहा है यहाँ पर 25 का 25 ही हो जाएगा, 5 का 5 ही, 45, 15 दिया 45। फिर से आप 3 से दोगे
तो कितना हो जाएगा आपका 25 25 से रहेगा, 5 5 से रहेगा और 5 यहाँ पर आ जाएगा। अब 3 से कहोगे आप किससे दोगे, आप 5 से भाग देंगे तो 5 5 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 25, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। अब इनका अगर आप इंटू करोगे, सबका अगर इंटू करोगे तो इनका लासापा आएगा आपका कितना 10 800, ये आ जाएगा इसका लासापा। अब हमें क्या देखना है कि ये तो बड़ा, अब इनका लासापा हो गया, मतलब इन तीनों का भाग किससे चले जाएगा 10 800 से चले जाएगा और शेष कितना आना चाहिए 3, तो इसमें से +3 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 803। आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है हमारे पास। अब से 8 वर्ष बाद सीता अपनी 6 वर्ष पहले की आयु के 2 गुने उम्र की हो जाएगी, तो उसकी वर्तमान उम्र कितनी। इसको भी फिर से ऑप्शन से कर दें, जो आयु वाले क्वेश्चन होते हैं सीधे सीधे ऑप्शन से कर लिया करो, ज्यादा एक्स वाई के चक्कर में पड़ोगे तो ये चीजें क्या है भूल सकते हैं हम लोग, है ना। तो इसको करोगे सीधे सीधे, मैं आंसर ले लेता हूं फिर से, जो हमारे पास आंसर है वो है कौन सा 20। तो 20 को करोगे, ये क्या बोल रहा है कि 8 वर्ष बाद सीता अपनी आयु, 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 28, बाद सीता अपनी 6 वर्ष पहले की आयु, 6 वर्ष पहले कितना हो जाएगा 14, 6 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी उम्र की हो जाएगी। तो ये आपका कितना हो जाएगा 14 का डबल हो जाएगा यहाँ पर कितना 28। तो आपका सही आंसर क्या जाएगा 20। 99 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 99 है हमारे पास। आपको यहाँ पर संख्याएं दे रखी हैं कुछ, आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पता करना है कौन सी संख्या आएगी। देखो इसका जो संबंध बना है वो कैसे बना है, अगर आप 12 से इंटू करोगे 60 को तो 720 आ जाएगा। ऐसे ही आपको सीधे सीधे 12 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 12 छका 72 हो गया, 12 सता 84, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका आंसर 70 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारे पास। आरती 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलती है, माना आरती यहां से चलती है कितना 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलती है, वह दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। 10 किलोमीटर चली गई, फिर वो जो है अपने बाएं मुड़ती है, लेफ्ट मुड़ेगी और कितना जाएगी 5, और लेफ्ट मुड़ने के बाद वो अंत में एक बार फिर से कहां मुड़ती है, अपना बायां मुड़ती है और 10 मीटर चलती है, सॉरी 10 किलोमीटर चलती है। तो पूछ क्या रहा है, देखो अगर डिस्टेंस पूछता तो 5 5 10 हो जाता, सीधे सीधे 10 किलोमीटर हो जाता। देखो ना यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि तो अब वह निम्न में से किस दिशा में चल रही है। हमने यहाँ से इसको फिर कहीं भी नहीं घुमाया दाएं बाएं, मतलब इसका मुंह अभी कहाँ है इसी दिशा में, तो ये आपका क्या हो जाएगा पूर्व हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। तो आपका पश्चिम दिशा में अभी जा रही है। तो आज के पेपर में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।